नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ और प्रॉपर्टी का जो अध्ययन है वो करेंगे। उसमें अपन ये देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 1 को कैसे सोल्व करते हैं, और अपने सिलेबस में लिखा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, ये सब अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अपनी 7th क्लास है, इसमें पूरा सिलेबस अपन कवर कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @exponential मैथमेटिक्स पे अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। और इसके जो असाइनमेंट है वो जल्दी अभी आजकल तक ट्राई करेंगे कि आपके लिए अपलोड हो जाए, तो वहाँ से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है उसमें ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल सॉल्यूशन ये भी पूरा हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये वाला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका इतना सिलेबस बचता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची-ऑर्डर इक्वेशन। बट ये जो अपन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा लंबा पार्ट है, इसमें 2-3 क्लासें लग जाएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, वो मेथड अपने को सोल्व करने होते हैं। जो ईजी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद इससे भी बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, और एक या दो क्वेश्चन जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आने के चांसेस रहते हैं। तो पूरा सिलेबस अपन कवर करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप मस्त रह के जो साथ में कर रहे हैं। और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो असाइनमेंट तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके अलावा आप जो भी बीएससी की बुक आपके सिलेबस में, जो भी बीएससी की बुक आपके पास है, उसके इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे आप क्लास लेते हैं उसके सोल्व एग्जाम्पल तो आप जरूर सोल्व करें, और अनसोल्व करने का भी ट्राई करें, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन मोस्टली हर बुक में सेम ही मिलते हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। और इन क्लासेस के बाद आपकी पीवाईक्यू की जो सॉल्यूशन है वो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली अपन सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे कवर कर लेंगे, तो आपको कोई जोड़ नहीं आएगा। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो पहली बात तो ये कि जिसकी जो ऑर्डर है वो मोर देन वन हो, हायर ऑर्डर की बात करेंगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ y and its derivative are constant then differential equation is called equation with constant coefficient। कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलने का मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के कोफिशिएंट है और y की कोफिशिएंट वो कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन जाएगी, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। उसका भी एक मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो अपने सिलेबस में है, उसको अपन आगे की क्लास में कवर करेंगे। बट पहली बात तो कि जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है, डिग्री 1 है, तो उसकी कैसी फॉर्म होगी, dny अपॉन dx की पावर n प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx माइनस n की पावर प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट पी एन वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे जो p1 p2 pn सारे फंक्शंस हैं, p1 p2 pn, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। बट अपने सिलेबस में लिखा है उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करनी है जिसमें p1 p2 pn कैसे हैं, कांस्टेंट है, और q क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस पी वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये p1 p2 pn अपन कैसे पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे। और ये जनरल फॉर्म है किसका, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट तभी बन पाएगी जब ये p1 p2 यानी कि y की कोफिशिएंट है, और डेरिवेटिव की कोफिशिएंट कैसे आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। यानी कि वी आर स्टडिंग सच इक्वेशन वेयर p1 p2 pn आर कांस्टेंट। तो इस प्रकार की अपन स्टडी करेंगे जहाँ पे p1 p2 pn कैसे कांस्टेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म है, इस टाइप की होती है। ठीक है। अब जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलने का मतलब जैसे अपन जहाँ बार बार dy अपॉन dx पढ़ते हैं तो इसको मतलब dy से भी डिनोट कर सकते हैं। d2y अपॉन dx को अपन d स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। d स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि d स्क्वायर इज ऑपरेटर d2 अपॉन dx स्क्वायर, y लेंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा। तो ये d डिनोट करता है डेरिवेटिव को, ये डिनोट कर देगा डबल डेरिवेटिव को। तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप की गिवन है। ठीक है। और इनवर्स ऑपरेटर बोलने का मतलब डी इनवर्स है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन डी होती है। जब डी का मतलब डेरिवेटिव है और 1 अपॉन डी का मतलब होता है अपना इंटीग्रेशन को डिनोट करता है ये। अगर डी स्क्वायर दे रखा है तो डबल इंटीग्रेशन, डी क्यूब दे रखा है 1 अपॉन डी क्यूब तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को डिनोट कर देगा। जहाँ की डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के ऑपरेटर आएंगे अपन उनको इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये तो बेसिक बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनका ऑर्डर हाई है उसकी फॉर्म कैसे होती है, ऑपरेटर क्या होता है और इनवर्स ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लीनियर। और मैंने आपको जब स्टार्टिंग क्लासेस में ये बताया था कि लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल से डिसाइड होती है। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अपन y को लेकर चल रहे हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे तो वो अपन q से डिसाइड करते हैं। जो अपना एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू था उसमें अगर q की वैल्यू जीरो हो जाती है तो अपन बोलते हैं देन होमोजीनियस, अदरवाइज क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस। जब q नॉन जीरो होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी, नॉन होमोजीनियस। और वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे q आएगा। और ये वाली कैसी है, जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे y और d जिसके डेरिवेटिव है उसकी पावर नहीं आ रही है, और p1 p2 pn सारे कैसे कांस्टेंट है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ आती है। अब बात करते हैं कि अगर इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है क्या y इक्वल टू एफ एक्स, देन y इक्वल टू सी एफ एक्स इज आल्सो सोल्यूशन। अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स है वो किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि क्यू की वैल्यू जीरो उसका सोल्यूशन है, तो सी इंटू एफ एक्स भी क्या होगा, उसका सोल्यूशन बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स आर टू सोल्यूशन ऑफ द एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन C1F1x प्लस C2F2fx इज आल्सो सोल्यूशन वेयर C1 C2 आर कैसे हैं, कांस्टेंट है। बट यही इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होती है तो अपन जरूरी नहीं होता, क्योंकि अपन ने लीनियर अलजेब्रा में ऐसा पढ़ा है ना, उस केस में क्या होता C1F1 प्लस C2F2 ये तभी सोल्यूशन बनता है जब C1 प्लस C2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, अगर वो कैसा है, नॉन होमोजेनियस है। बट होमोजेनियस के केस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन क्या बन जाता है, अगेन सोल्यूशन बन जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो सेम जगह सेम रहती है, क्योंकि वहाँ पे अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते थे, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में क्या होता है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपका सोल्यूशन है तो c इंटू एफ एक्स यानी कि कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सोल्यूशन इज अगेन सोल्यूशन, एंड y इक्वल टू एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स आर टू सोल्यूशन, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट नॉन होमोजेनियस के केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो ये तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, मैं यहाँ पे आपको सारी ये बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती कि डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। आगे अपना मेन काम है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। क्वेश्चन वहीं से आएगा, वो यहाँ से कभी भी नहीं पूछेगा कि होमोजेनियस कौन सी है, नॉन होमोजेनियस कौन सी है, बट आपको इसी चीज़ पता होनी चाहिए ताकि दिमाग में टर्म पता रहे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। अपन मेन काम करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन थी एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है वो इस टाइप से अपन लिखते हैं। बट अगर होमोजेनियस के केस में होते हैं तो अपन क्यू को जीरो लेके चलते हैं, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अपन इक्वेशन को होमोजेनियस मान के चलेंगे। एंड इफ क्यू इक्वल टू जीरो देन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज सोल्यूशन, या इसको अपन कंप्लीट सोल्यूशन बोलेंगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी एफ ही बन जाएगा। अगर क्यू जीरो है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आएगा, अपन बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में नहीं आएगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन डज नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही उसमें क्या आएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो इतनी बात आपको समझ आती है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट यूज नहीं होगा। दूसरी चीज, अपन जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, अभी आगे मैं मेथड बताऊंगा कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, उसके लिए अपन इक्वेशन को होमोजेनियस मान के चलेंगे। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी होमोजेनियस है तो उस केस में अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, पी आई कैसे निकालते हैं, और जनरल सोल्यूशन अपन वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, ये दोनों चीज़ें अपन, यही अपन का क्या है, टॉपिक का मेन मोटिव है, यही अपन को पढ़ना है, यही अपन को सोल्व करना है। बट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की है तो उसका जनरल सॉल्यूशन इस टाइप से लिखा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज नहीं होता है। तो यहाँ तक की जो बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लो कि डिफरेंशियल का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, होमोजेनियस कैसे होती है, नॉन होमोजेनियस कैसे होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को मिला के लिखते हैं, निकालेंगे कैसे वो भी देखने वाले हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अपना काम क्या, मेथड फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अपने पास सबसे पहले भले इक्वल्स टू क्यू दे रखा हो या नहीं दे रखा हो कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी एन वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ डी वाई इक्वल टू जीरो टाइप की आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन पुट एफ एम इक्वल टू जीरो, डी को आप रिप्लेस कर दो एम से और आप पुट कर दो एफ एम इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए ई। ये क्या बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जब एफ एम इक्वल टू जीरो करोगे तो एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एन डी की पावर एन तक आ रही थी तो एम की पावर एन भी आएगी। तो एम ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसका मतलब ऑर्डर एन आएगा, तो देन एन रूट होंगे। तो इफ ऑर्डर एन देन हैव एन रूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रूट। अब रूट कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, रिपीटिंग आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो डिफाइन होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो या एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो आप यूज करेंगे एफ डी वाई इक्वल टू जीरो में डी की जगह एम। जैसे आप डी की जगह एम यूज करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन के आती है एफ एम इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अपने बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर की है तो आपके पास एम में इक्वेशन बनेगी जिसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, एन रहेगा। अब एन ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके एन रूट होंगे, वो रूट रिपीटिंग हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे रूट होंगे उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा, नेचर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन देखने वाले हैं। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ आ रही है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसमें होमोजेनियस इक्वेशन को ले लो और डी को रिप्लेस कर दो आप एम से, और जैसे आप डी को एम से रिप्लेस करते हो तो आपके पास एम में एक इक्वेशन बन जाएगी जिसका ऑर्डर कितना रहेगा, एन रहेगा। और एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के एन ही क्या होते हैं, रूट होते हैं। और अपन उन रूट के अकॉर्डिंग ही क्या डिफाइन करेंगे, उन रूट के अकॉर्डिंग अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइन करेंगे। तो अब अपन एक एक करके देखते हैं कि रूट कैसे आते हैं। तो केस फर्स्ट, व्हेन ऑल द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिफरेंट। मान लो आपके पास एफ एम इक्वल टू 0 है, वो एन ऑर्डर की इक्वेशन है, उसके सारे रूट कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ एम इक्वल टू 0 हैज रूट m1 m2 mn, एन ऑर्डर की थी, m1 m2 mn एन ऑर्डर आ गए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखेंगे। अब इसमें अपन क्या करते हैं, देन y1 इक्वल्स टू e की पावर m1x, y2 इक्वल्स टू e की पावर m2x एंड yn इक्वल्स टू e की पावर mnx आर एल सॉल्यूशन। अगर आपके पास रूट है m1 m2 mn, ये अपन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पर अपन प्रूफ नहीं देखेंगे। अपन डायरेक्ट वर्किंग रूल पे बात करेंगे कि कैसे अपन को काम करना है। तो एफ एम इक्वल टू 0 के पास अगर m1 m2 mn रूट आए जो कि डिफरेंट है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2 प्लस cny1। ये अपन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जहाँ पे y1 की वैल्यू e की पावर m1x, e की पावर m2x, e की पावर mnx। देन y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डॉट डॉट cn e की पावर mnx। ये अपन ने क्या लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर n है और उस इक्वेशन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके n रूट है जो कैसे हैं, डिफरेंट है। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x डॉट डॉट cn e की पावर mnx। यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। बहुत ही बेसिक और सिंपल है। जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी होगी उसको तो पता चल जाएगा कि कैसे सोल्व करते हैं। अब जिन्होंने कभी जिंदगी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट अपन इस टाइप से कवर कर रहे हैं कि आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप अपनी BSc की बुक, जो भी बुक आपके सिलेबस में, जरूरी नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड बुक हो, कैसी भी बुक आपके सिलेबस में है उस बुक में आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाला चैप्टर जाएंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको आज इस लेक्चर के बाद आप सोल्व करने का ट्राई करेंगे। उनमें डाउट होते हैं तो अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब रूट इक्वल होते हैं, सॉरी डिफरेंट होते हैं, तो अपन इस टाइप से क्या निकाल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हो सकता है m1 और m2 इक्वल आ जाए, कुछ रूट सेम भी तो आ सकते हैं, तो अपन नेक्स्ट केस दे लेते हैं। व्हेन रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सेम, हो सकता है रूट सेम हो जाए, यानी कि लेट fm इक्वल टू 0 हैज टू सेम रूट m1 इक्वल टू m2। मान लेता हूँ मैं दो रूट सेम आ रहे हैं क्योंकि इसके पास n ऑर्डर किया तो n इक्वेशन होंगे, तो अपन ने मान लिया m1 और m2 इक्वल आ रहे हैं। तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e की पावर m1x। देखो अब यहाँ पे m1 और m2 इक्वल, तो यहाँ पे सिर्फ दो काम कर दिए, प्लस c3 से आगे का सेम हो जाएगा, c3 की पावर m3x प्लस c4 m4x डॉट डॉट cn e की पावर mnx। जब m1 और m2 इक्वल थे तो अपन ने क्या करा, c1 प्लस c2x कर दिया और e की पावर m1x यूज कर लिया। अब कोई बोलेगा सर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, देन अपन क्या यूज कर लेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। तीन को लिख पहला क्या लिखा अपन ने, c1 e की पावर m1x, दूसरा क्या लिखा c2x इंटू e की पावर m1x, तीसरा क्या लिखा c3x स्क्वायर e की पावर m3x कर दो। m1 m2 m3 इक्वल है तो कॉमन ले लो। ये अपन क्या कर रहे हैं, एक चीज़ आप देख रहे हो क्या, c1 e की पावर m1x लिखा यहाँ पे और c2x e की पावर m2x लिखा और c3x स्क्वायर e की पावर m3x लिखा। आप ये देखिए कि m1 m2 m3 इक्वल है तो यहाँ पे आप m1 लिख दो, यहाँ पे भी m1 लिख दो, यहाँ पे भी m1 लिख दो, m1 को कॉमन ले लो तो c1 e की पावर m1x, c2x c3x, तो 1x स्क्वायर। आपको पता है कि ये वाला जो सेट होता है 1x स्क्वायर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो अपनी कोशिश ये रहती है कि आप इसको हमेशा क्या बनाए रखें, लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहना चाहिए। इसीलिए अपन अगर दो रूट इक्वल होते हैं तो अपन c1 प्लस c2x e की पावर m1x प्लस c3 आगे यूज कर रहे हैं। अगर तीन रूट इक्वल है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर m1x। अगर चार रूट इक्वल होते तो अपन क्या लिखते, अपन लिखते c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x की क्यूब e की पावर m1x प्लस c5 e की पावर m5x से ज़्यादा था। तो जितने रूट रिपीट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन ये वाला पॉलिनोमियल में लिखते रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे कैसे बनते रहेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट बनते रहेंगे। तो जब रूट इक्वल होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो इस टाइप से लिखते हैं। ये अपन ने क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो एफ एम इक्वल टू 2 रूट सेम, 3 रूट सेम, 4 रूट सेम, जितने भी रूट सेम होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो इतनी बात आप समझ में आ रही होगी कि अपन ने कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब रूट इक्वल होते हैं तो अपन ने डिसाइड करा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या करते हैं कि व्हेन द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, जरूरी थोड़ी ना कि रियल रूट या इक्वल रूट है, कॉम्प्लेक्स भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो लेट एफ एम इक्वल टू 0 हैज 2 रूट। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अल्फा प्लस आइटा बीटा, अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है
तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इसका रूट होगा। तो ये कैसे रहेंगे, पेयर के रूप में रहेंगे। तो सपोज दैट 2 4 6 इस टाइप से रूट बनेंगे। तो मैंने मान लिया कि एफ एम इक्वल टू 0 है, यानी कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, हैज़ टू रूट अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। देन y इक्वल टू c1 e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा एक्स प्लस c2 इंटू e की पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा एक्स। और आगे वाले टर्म आगे अपने आप रहेंगे, अपने दो रूट माने ना, प्लस साथ में ये भी आता रहेगा c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x प्लस डॉट 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 cn e की पावर mnx। ये तो चलता जाएगा पर अपने दो रूट माने कॉम्प्लेक्स अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे c1 e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि e की पावर अल्फा एक्स यहाँ से क्या बनेगा, c1 कोस बीटा एक्स माइनस c1 साइन बीटा एक्स, यहाँ से भी आएगा। तो इसको पूरे को अपन सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स यानी कि रियल पार्ट, ऐसे लिखते हो y इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर रियल पार्ट इंटू एक्स प्लस c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। यहाँ पे अपन इमेजनरी पार्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका जो जनरल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो अपन ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस आइटा बीटा होता है तो y इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये साथ में आ जाएगा। तो याद रखना y इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। अब जरूरी तो नहीं है दो, अगर आगे और भी रूट आते हैं तो अपन ऐसे लिख देंगे प्लस ई की पावर अल्फा 2x प्लस c3 कोस बीटा 1x प्लस c4 साइन बीटा 1x। यानी जितने रूट आएंगे उसी के अकॉर्डिंग अपन इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे अपन ने अल्फा प्लस आइटा बीटा लिया था तो इस प्रकार से लिखेंगे y इक्वल टू ई की पावर अल्फा c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। आपको हमेशा यही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको आप और सिंप्लीफाई, कई बार आपको ऐसा भी देखने में बहुत कम चांसेस में ये वाला फॉर्म दिखेगा, मोस्टली आपको ये दिखेगा। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू c1 ई की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस c2। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कोस वाले फॉर्मूले में बना सकते हो, इसको साइन वाले फॉर्मूले में बना सकते हो। तो इसने क्या कर दिया, y इक्वल टू c1 ई की पावर कोस बीटा एक्स प्लस c2 भी लिख सकते हैं और y इक्वल टू c1 ई की पावर अल्फा साइन बीटा एक्स प्लस c2, जिस भी एक में चेंज करना चाहें कर सकते हैं अपन, क्योंकि साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी का फॉर्मूला भी बना के अपन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये क्या बनेगा, अब इसको खोल करेंगे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आप क्या लिखोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो साइन कोस c2 नया कांस्टेंट मान लो, साइन c2 नया कांस्टेंट मान लो, तो वापस क्या बन जाएगा, c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये तो बन गया। तो ये फॉर्म थी। इसी प्रकार से इसको ओपन करोगे बीच में माइनस आएगा तो उस माइनस वाले को नया कांस्टेंट मान लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। y इक्वल टू c1 ई की पावर अल्फा एक्स c1 ई की पावर अल्फा एक्स एज इट इज, ये तो दोनों में सेम रह रहा है। कोस बीटा एक्स प्लस c2 भी कर सकते हो और साइन बीटा एक्स प्लस c2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनरली अपन इस केस को ऐसे ही लिखते हैं। अब पूरा सोल्यूशन लिखेंगे तो सिर्फ दो रूट की बात करी थी, आगे और भी तो रूट है। तो अपन सोल्यूशन क्या बन जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वैसे लिखेंगे, y इक्वल टू c1 ई की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस c2 प्लस c3 की पावर m3x प्लस c4 ई की पावर m4x प्लस डॉट डॉट cn ई की पावर mnx। आगे वाले चलते जाएंगे। अब अगर मान लो m3 m4 भी रिपीट कर रहे हैं, वो मान लो अल्फा 1 प्लस आइटा बीटा 1 और अल्फा माइनस आइटा बीटा 1 टाइप के हो, तो इनको भी अपन इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये अपन अभी तक क्या कर रहे हैं कि अपन देख रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट रियल हैं, रिपीटिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। इस केस में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लेके चल रहे हैं, होमोजेनियस लेके चल रहे हैं, यानी कि क्यू को अपन जीरो लेके चल रहे हैं। अब अगर क्यू होगा तो अपन उसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे, पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमेशा ऐसे निकालते हैं, भले होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो। अगर नॉन होमोजीनियस गिवन होगी तब भी अपन क्यू को जीरो लेके क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो ये तो बात होगी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जब कॉम्प्लेक्स रूट थे। अब अगर कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट करें, when root of auxiliary equation are complex and equal, अगर मान लो अल्फा प्लस आइटा बीटा रिपीट्स 2 टाइम्स, अगर 2 बार आ रहा हो अल्फा प्लस आइटा बीटा तो इसका मतलब 2 बार अल्फा प्लस आइटा बीटा भी आएगा तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी आएगा, क्योंकि दोनों कैसे आते हैं, कंपेयर के रूप में आते हैं। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स को लिखेंगे c1 प्लस c2 एक्स इंटू कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स आ जाएगा। तो वही बात, क्योंकि अपन वरना क्या लिखते हैं, y इक्वल टू अपन लिखते हैं ई की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये लिखते। अब रिपीट कर रहे हैं तो अपन ने c1 प्लस c2 एक्स कर दिया और यहाँ पे अपन ने c3 प्लस c4 एक्स कर दिया, बाकी एज इट इज रखा है। वही पीछे अपन ने देखा था ना, अगर c1 ई की पावर m1 एक्स था, रिपीट करा तो अपन c1 प्लस c2 एक्स इंटू ई की पावर m एक्स कर दिया था। तो जैसे रूट रिपीट करता है तो कॉन्स्टेंट में अपन c1 प्लस c2 एक्स कर देते हैं, c3 प्लस c4 एक्स कर देते हैं। तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स रूट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और आगे वाले रूट तो एज इट इज वापस आ जाएंगे। और जनरल सॉल्यूशन अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर रूट कैसे हैं आपके पेयर के रूप में, तो आप इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 कोस रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। इस फॉर्म का इतना यूज नहीं है अगर रूट आपके पेयर में आ रहे हो। जैसे मान लो
2 प्लस रूट थ्री है एक रूट, और एक 2 माइनस रूट थ्री है। तो इस केस में अपन ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स, तो ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अगर इस टाइप के रूट हो तो सी वाई इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स प्लस सी वन कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, और इन दोनों को आप एक ही फॉर्म में लिख सकते हो। तो वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एल्फा एक्स कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस सी टू या साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस सी टू। ये तो अपन ने जैसे पीछे साइन के फॉर्मूले लगाए थे उसी प्रकार से आप कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मूले लगा के इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो। और ये वाला फॉर्मूला अपन तभी यूज करेंगे जब आपके रूट कैसे हो अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा टाइप, जैसे मतलब 2 प्लस रूट थ्री आ रहा है कोई और 2 माइनस रूट थ्री आ रहा है। तो इस टाइप के रूट भी क्या आते हैं, पेयर के रूप में आते हैं। जो पेयर में होते हैं तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करते हैं। तो ये तो जनरल मेथड जितने भी अपन देखिए सब क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के मेथड थे। आपके पास अब जरूरी नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन पूछे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के पूछे, वो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे बोला ना कि जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब आपके पास ये जो पी आई तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास क्यू होगा। अगर क्यू जीरो ही दे रखा है तो जो आपको वाई इक्वल टू सॉल्यूशन बन जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बन जाएगा। तो वो जरूरी नहीं है ऐसा बोले कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद करो, वो ऐसा बोल सकता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है वो होमोजीनियस होगी। अगर होमोजीनियस होगी तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सी एफ ही आएगा। यानी कि वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही पूछना चाह रहा है। जैसे आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस का 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी प्लस 4y इक्वल टू 0। अब देखो इसने लिखा था सोल्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, इसका मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एफ डी वाई इक्वल टू 0 टाइप की है। इसमें क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। और आप डी को एम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से नहीं दिख रही है आपको, डी क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 है। तो अपन इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, एम क्यूब माइनस का 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये सी क्या बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करोगे, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, आपको m की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता चलता है कि यहाँ से m की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ से m की 3 वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर मैं क्या करता हूँ, m की जगह मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या बनेगी, -1 माइनस का 3 प्लस का 4 इक्वल टू 0। यानी कि m प्लस 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, ये आप हिट एंड ट्राई मेथड से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जनरल इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, जो अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। वो आप m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 छोटी क्लासों में देखे नहीं थे कैसे रूट निकालते हैं, वो पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे m प्लस 1 इसका एक फैक्टर बन गया तो मुझे पता है m प्लस 1 को लिख लूँगा और इसका अगला फैक्टर मैं m प्लस 1 की सहायता से बना लूँगा, तो वो क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब ये तो आपको सोल्व करना आता है, ये क्या बन गया, m प्लस 1 इंटू m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m1 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू 2, m3 इक्वल्स टू 2। तो आपको पता चल गया ना, टोटल 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, 3 रूट मिल रहे हैं, 3 में से 2 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन बताओ कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऐसा नहीं लिखेंगे क्या, y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस आगे वाले 2 रिपीट कर रहे हैं तो c2 प्लस c3x इंटू ई की पावर 2x। अब कई बार इसको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको कि c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 2x प्लस c3 ई की पावर माइनस एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑर्डर कैसा भी लिखे, c1 c2 है तो कांस्टेंट ही, c2 c3 भी तो कांस्टेंट ही है। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है, तो इसमें क्यू वाला पार्ट है ही नहीं। तो y इक्वल टू अपन को सी एफ प्लस पी आई लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। तो यही इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, और यही इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो अपन ने क्या करा, डी को m से रिप्लेस करा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, m की वैल्यू आ गई। आपको पता है कि m की वैल्यू माइनस बना रही है, 2 वैल्यू रिपीट कर रही है। रिपीटिंग केस में अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं अपन पहले देख चुके हैं, और अपने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बहुत लोगों को तो ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना सिंपल पढ़ रहे हैं अपन, बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी उनको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, हमको तो समझ ही नहीं आता पहले कैसे होता है, हमने तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा। तो ये सब चीज़ें सबके लिए अलग अलग रहती है। तो अब आगे अपन चलते हैं कि डी की पावर 4 प्लस 2d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालो भैया। अब देखो यहाँ पे d लिख के दे दिया, वरना d की पावर 4 लिख के देता। तो अपन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसी बनेगी भैया, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन वो बनेगी m की पावर 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसी बन गई। अब इसको देखो,
क्या बन रहा है, ये कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप इसको ऐसा देख पा रहे हो तो ये बन रहा है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc ए प्लस बी प्लस सी। आप करते जाना, जैसे मोदी जी बताते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए ब्रैकेट स्क्वायर बी ब्रैकेट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप इसको चेक करेंगे तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास रूट क्या करेंगे, रिपीट हो जाएंगे। कौन से रूट रिपीट होंगे, वो रूट रिपीट होंगे एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आती है -1 प्लस माइनस आइटा √3/2। तो ये रूट क्या हो गए m1, यहाँ से m1 भी यही है, m2 भी यही है, m3 भी यही है, m4 भी यही है, वो भी क्या आएगा -1 प्लस माइनस √3 आइटा/2। तो रूट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब देखो अपन जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, अब देखो आपको पता है कि 4 रूट है तो 4 ही क्या आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। कैसे आएंगे, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है -1/2, तो -x/2 c1 प्लस c2 x रिपीट कर रहा है ना, कोस बीटा एक्स यानी कि कोस ऑफ √3x/2 प्लस c3 प्लस c4x और साथ में क्या आएगा साइन √3x/2। तो देखो c1 c2 c3 c4 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए और e की पावर माइनस अल्फा एक्स लिख दिया, क्योंकि ये अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा टाइप से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू -1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है √3/2 है। तो अल्फा और बीटा लिख दिए और अपन जनरल क्या लिख दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट करते हैं तो उसका जनरल सॉल्यूशन या उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी है ही नहीं। पी क्यों नहीं है, क्योंकि गिवन इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो इसमें क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है तो पी नहीं है, इसलिए अपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या लिख दिया, अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख के इसका अपन ने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे कि डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4y इक्वल टू 0। तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका फैक्टर कर लिए m इंटू एम प्लस 4 और प्लस 1 इंटू एम प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा m प्लस 1 इंटू एम प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट क्या आ गए, m इक्वल्स टू -1 एंड m इक्वल्स टू -4। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है या y इक्वल टू CF है या जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -4x। यही इसका क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा और यही इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल मेथड था जब अपन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने के लिए, यानी कि आपके पास इक्वेशन कैसी होगी, एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप की होगी। तो उस केस में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। बट होमोजीनियस के केस में या अपन को पर्टिकुलर निकालेंगे ना, तो वाई इक्वल अपन क्या लिखते हैं, एक सेकंड, वाई इक्वल अपन क्या लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई, ऐसा लिखते हैं। तो आपको सी एफ तो तब भी निकालना पड़ेगा भले क्यों होगा तो, और पी आई निकालना पड़ेगा, और दोनों को मिला के अपन क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो निकालते हैं अपन पी आई, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे अपनी इक्वेशन क्या थी, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी एन वाई इक्वल्स टू क्यू। ये अपने पास क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो कि कैसी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका मतलब P1 P2 PNR कैसे हैं, कांस्टेंट, एंड Q इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी क्यू। अब ये क्यू है ना, ये कैसा भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ये एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, अलग अलग टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो इस क्यू के अकॉर्डिंग, कैसा क्यू आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पूरा काम डिपेंड करेगा क्यू पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो डिपेंड करता है क्यू पे, और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो किस पर डिपेंड करता है, एफ एम इक्वल टू 0, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कौन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन डिपेंड इस पर भी करता है, एफ डी पे, और क्यू पे भी डिपेंड करता है कि क्यू कैसा है और एफ डी कैसा है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की दोनों चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको क्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से निकालते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट करने के लिए अपन एफ एम को 0 करते हैं, उस केस में अपन क्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई, यानी कि अपन को जैसे मान लो कि 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू टाइप का है, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू है, यानी कि आपका पी आई ऐसा बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे,
ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स क्यू डी एक्स। ये वाला जो फंडा है वो आपको पता होना चाहिए कि 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू है। ये अगर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना ऐसा फॉर्म बन रही है यानी कि एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू है, उस केस में आपने वाई को लिखा 1/f/d/q और ये जो एफ डी है वो आपका डी माइनस अल्फा टाइप का है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स को बाहर ले लेते हैं क्योंकि अल्फा इसका रूट है, और इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स ऐसा कर देते हैं। अब जरूरी तो नहीं सिर्फ डी माइनस अल्फा ही आए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन तो अपन ने 1/f/d/q लिखा है। अब एफ डी के फैक्टर ऐसे बनेंगे, डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा, अपन आपने एन फैक्टर बनाए। अब आपने फ्रैक्शन पढ़ा है 12th क्लास में कि 1/d माइनस अल्फा यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा कैसे सोल्व करते हैं। तो इस फ्रैक्शन को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया, a1/d माइनस अल्फा 1 प्लस a2/d माइनस अल्फा 2 प्लस a1/d माइनस अल्फा 1, बाहर क्यू था तो क्यू को सब जगह अलग अलग अप्लाई कर दिया। अपनी फॉर्म बन गई a1/d माइनस अल्फा 1 इंटू क्यू, a2/d माइनस अल्फा इंटू क्यू, an/d माइनस अल्फा इंटू एन क्यू। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ई की पावर अल्फा 1x ई की पावर माइनस अल्फा 1x इंटू क्यू डी एक्स, सबको अलग अलग सेपरेट सोल्व कर लेंगे यानी कि ई की पावर a1 इंटू ई की पावर अल्फा 1x ई की पावर माइनस अल्फा 1x क्यू डी एक्स प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट ऐसा, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और सी एफ आपको निकालना पहले से आता है तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी एफ प्लस पी आई जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालना है वो पता चलना चाहिए, और उसके लिए अपन देख रहे हैं कि अलग अलग क्यू होगा अलग अलग एफ डी होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या निकलेगा, पी आई निकलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि तो 1/d माइनस अल्फा है या 1/f डी, इसके अलग अलग फैक्टर हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे फैक्ट्री और साथ में कुछ और टर्म भी आ सकती हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो डिपेंड करेगा अपना क्यू कैसा है और एफ डी कैसा है। तो देखते हैं, जैसे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका पी आई कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d। अब सबसे पहले तो आप इसकी क्या निकालो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एफ एम इक्वल टू 0 यानी कि दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें आप 3m को क्या लिख सकते हो, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन ले लो, m प्लस 2 बन गया, प्लस 1 कॉमन ले लो, m प्लस 2 बन गया इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ गई -1 -2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज इक्वल्स टू c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस का 2x। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप c1 ई की पावर माइनस का 2x प्लस c2 ई की पावर माइनस का 1x भी लिख सकते हो। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। अब अपन बात करेंगे पी आई। तो पी आई क्या बनेगा, 1/f डी इंटू क्यू विच इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई की पावर x, ऐसा बनेगा। अब 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 के फैक्टर आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाले फैक्टर बनते हैं, यानी कि 1/d प्लस 1 और d प्लस 2 ई की पावर x, ऐसा बन गया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन अपन करेंगे तो कैसा बनेगा ये, आगे इसका एक सिंपल अपन हिंट देखेंगे जो कि बहुत सिंपल मेथड बन जाएगा, आपको जोर भी नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, d प्लस 2 ई की पावर x बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो ई की पावर x 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2 ई की पावर x। अब यहाँ पे -1 रूट बनेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू ई की पावर x डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस का 2x ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x डी एक्स। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनेगा तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या बन गया ई की पावर 2x डी एक्स, तो यानी कि ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई की पावर माइनस का 2x, ये बनेगा ई की पावर 3x, तो ई की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है, अब ये क्या बन गया ई की पावर x बाई 2 और ये बनेगा माइनस ई की पावर x बाई 3। एलसीएम ले लिया अपन ने 6, तो 3 ई की पावर x माइनस का 2 ई की पावर x विच इज इक्वल्स टू ई की पावर x बाई 6। तो अपना जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है उसकी वजह निकल के आ रही है ई की पावर x बाई 6। कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि इसका पी आई बताओ, तो पी आई ई की पावर x बाई 6 है और सी एफ आपका ये वाला है। अब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो अपना सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस का 2x प्लस ई की पावर x बाई 6 विच इज इक्वल्स टू y। ये क्या है, इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो ये बात समझ में आ गई अपने जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा, क्योंकि ये फॉर्म कैसी है, d माइनस अल्फा। जब d माइनस अल्फा क्यू होता है तो अपन लिखते हैं ई की पावर अल्फा एक्स बाहर माइनस के साथ और यहाँ पे ई की पावर अल्फा एक्स डी एक्स कर देते हैं, क्योंकि अल्फा रूट होता है ना, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे माइनस करते हैं। जब 1/d माइनस अल्फा, इसको सोल्व करने पे जो भी रूट आता है उसको बाहर लिख दो एज इट इज और अंदर लिख दो माइनस के साथ।
तो इसको सोल्व करने पर अल्फा वैल्यू आ रही है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करने पर डी की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, तो इसको लिख दो बाहर एज इट इज और इसका माइनस लगा के लिख दो अंदर, तो e⁻x बन जाएगा। तो हमेशा ये वाली फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए कि 1/d - अल्फा क्यू इक्वल्स टू e⁻α x e⁻−α x qx dx। इस फॉर्म को लिखो और सोल्व करो तो आपको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है ये फॉर्म टिपिकल बन जाती है, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन q दे रखा होता है वो sec x वालों को उसे cos x लिख दिया, sin x लिख दिया। सपोज दैट यहाँ पे cos x होता तो अपन cos x को कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि e⁻i की वैल्यू क्या होती है cos x प्लस i sin x, तो अपन लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻i। फिर सोल्व करते तो वो बहुत बड़ा लेंथी बन जाता, उसको अपन को करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो उसको आप स्किप कर दो ना, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे और इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं सोल्व करना है। ठीक है, पहली बात तो पूछेगा नहीं, पूछता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे e⁻x लिखा, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है रियल पार्ट ऑफ e⁻i, तो सबसे पहले आप e⁻i का इंटीग्रेशन करते हैं, उसको क्या लिखते हैं cos x प्लस i sin x, तो e⁻x और साथ में इंटीग्रेशन आता है cos x sin x, तो बहुत टिपिकल बन जाता। तो अपन को वैसा पार्ट सोल्व नहीं करना है, बस सिंपल फॉर्म बनेगी वो ऐसी बनेगी। और इसका भी अपन एक शॉर्टकट देख लेंगे तो आपको इतना भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सबसे पहली बात ये कि आपको अभी तक ये मेथड समझ आ जाना चाहिए कि 1/d - अल्फा क्यू को अपन कैसे सोल्व करते हैं e⁻α x e⁻−α x क्यू dx। ठीक है, अब देखो आगे नई चीज़, शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पी आई। ये जो क्यू है वो e⁻ax टाइप का भी हो सकता है, sin x टाइप का भी हो सकता है, cos x का भी हो सकता है, लोगरिथम फंक्शन भी हो सकता है, और पोलिनोमियल x की पावर n टाइप का भी हो सकता है, x इंटू वी भी हो सकता है, e⁻ax इंटू cos x भी हो सकता है, e⁻ax इंटू x की पावर n, यानी कि क्यू की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। तो अपन डिफरेंट फॉर्म की क्यू के लिए अपन इसको डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे अपन बात करते हैं क्यू अगर इस फॉर्म का हो e⁻ax टाइप का, यानी कि 1/fd e⁻ax वाला फॉर्म बन रही हो, और जहाँ पे आप d को डायरेक्ट a पुट कर रहे हो और f एक ऐसा आ रहा हो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 1/fd e⁻x इक्वल टू लिख सकते हैं e⁻ax/fa। अब आओ अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे, बट ये तभी होगा जब 1/fd के केस में d की जगह a पुट करने पे पोलिनोमियल कैसा बनना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज अगर अपने पास ये था 1/d² + 3d + 2, तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बन गया 1/d² + 3d + 2, और यहाँ पे e⁻ax करते तो a की वैल्यू 1 हो जाती, और जैसे आप d को रिप्लेस करते a से, यानी कि d की जगह 1 पुट करते तो 1 + 3 + 2 क्या बनता, नॉन 0 6 बनता, तो डायरेक्ट बोल देते अपन e⁻x/6। और अपन यहाँ पे पूरे मेथड से सोल्व करें, इसमें d को फैक्टर करें, बट इस ट्रिक से आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि अगर e⁻ax टाइप का हो और d की जगह a पुट करने पर f है नॉट इक्वल टू 0 बन रहा हो, तो 1/fd e⁻x की वैल्यू जाती है e⁻x/fa, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब fa कैसा है, नॉन 0 है। अब किसी के दिमाग में आएगा ना कि fa 0 भी तो हो सकता है, तो fa 0 का भी ला सकता है हमने। इफ़ fa = 0 देन क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट fd है, उसमें d - a की पावर n आ रहा है, d - a की पावर r आ रही है, और e⁻ax ऐसा फंक्शन बन रहा है। तो आपको पता है कि जैसे आप d की जगह a पुट कर देंगे तो नीचे वाला फैक्टर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हो सकता है वो ऐसा भी हो, जैसे सपोज दैट आपका जो fd है वो इस प्रकार से लिखा हो d - a की पावर r इंटू सम qd इंटू सम साई d बोल देता हूँ मैं, साई d। तो इस वाले में तो a पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे a पुट करने पे 0 बन रहा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे 1/d- का a इंटू आर e⁻x, उसकी वैल्यू जाती है x की पावर r e⁻ax/फैक्टोरियल r, यानी कि जितनी d - a की पावर है उतना ऊपर x की पावर आ जाएगी साथ में, और नीचे उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकता हूँ कि 1/fd e⁻ax, उस केस में जब f ही 0 बन रहा है, भाई जब आपके पास fd की वैल्यू सपोज दैट d - a की पावर r इंटू साई d है, तो इसमें जैसे आप f ऑफ a पुट करते हैं तो 0 इंटू साई a बनेगा ना, पर इसका मतलब 0 तो बन गया ना, 0 इंटू साइन 0 बन गया, तो fd तो 0 बन रहा है जब d - a की पावर r आ रही है। उस केस में 1/d - a की पावर r e⁻x अपन लिखते हैं x की पावर r इंटू e⁻ax/फैक्टोरियल r, और साथ में अगर कोई और एक्स्ट्रा पोलिनोमियल हो तो अपन ऐसे लिख देंगे कि 1/fd की पावर x इक्वल टू x की पावर r/फैक्टोरियल r e⁻x/साई a। जो नॉन 0 बनाता है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 1/fd की पावर x जब f है नॉट इक्वल टू 0 तो अपन उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जिन टर्म में 0 नहीं बनता है उनको तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, जिनसे 0 बन रहा है उसके लिए अपन इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे अपन 1/fd की पावर x को x की पावर r/फैक्टोरियल r e⁻x/साई a करके सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे अभी इस केस में कैसा हो रहा है कि d - a की जगह a पुट करने पे जो पोलिनोमियल नीचे वाला है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर नॉन 0 बनता होता तो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और जब 0 बन रहा होता है तो अपन इसको ऐसे सोल्व करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, अगर 1/fd² साइन हाइपरबोलिक ax टाइप का हो और d की जगह a पुट करने पर fa² नॉट इक्वल टू 0 बन रहा होता है, तो अपन डायरेक्ट क्या पुट कर देते हैं 1/fa² साइन हाइपरबोलिक ax।
और जीरो बन रहा होता है तो साइन हाइपरबोलिक आप क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस का ए एक्स बाई टू, और ई की पावर एक्स को अपन पीछे अभी सोल्व करा है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बट अगर वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स हो और डी की जगह ए पुट करने पर नॉन जीरो बन रहा हो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सेम काम आप कोस के लिए कर सकते हैं कि वन अपॉन एफ डी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक एक्स है तो वन अपॉन एफ ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ए एक्स, और एफ ए कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर जीरो होएगा तो कोस हाइपरबोलिक अपन क्या लिख देंगे, ए की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस का ए एक्स बाई टू, और ई की पावर ए एक्स के लिए अपन ने अभी सोल्व करा है उसी प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि ई की पावर ए एक्स टाइप का कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए अपन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है वो कैसे निकालते हैं। अब इसके अपन 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक पहला मेथड था, शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पी आई। द पॉलिनोमियल कैसा है, ई की पावर ए एक्स टाइप का है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ई की पावर एक्स टाइप का, वो एक्स की पावर एन टाइप का भी आ सकता है, log x भी आ सकता है, sin x भी आ सकता है, cos x भी आ सकता है। तो यही सब मेथड अपन एक एक करके सोल्व करेंगे। तो अभी अपन बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे सोल्व डी प्लस टू डी माइनस वन का क्यूब वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो डी को रिप्लेस करेंगे एम से, तो एम प्लस टू इंटू एम माइनस वन का क्यूब इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको सबको पता चल रहा है कि एम की वैल्यू माइनस का टू आएगी और तीन वैल्यू रिपीट करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, इस इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस का 2x, तीन रिपीट कर रही है तो क्या लिखेंगे अपन, c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। ये तो इसका क्या लिख दिया अपन ने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया, तीन वैल्यू रिपीट कर रही है। तो मैंने बताया था ना कि जब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एग्जाम्पल अपने साथ अपने आप होता रहेगा। अब निकालना है अपने को पी आई भैया, वो क्या बनेगा, वन अपॉन डी प्लस टू डी माइनस वन का क्यूब और ई की पावर एक्स, यानी कि मैं से बोल सकता हूँ जो आपका पी आई बनेगा वो बनेगा वन अपॉन डी प्लस टू डी माइनस वन का क्यूब और ई की पावर एक्स। एक सेकेंड ना पड़ेगा आपको। तो देखिए अभी वन अपॉन डी प्लस टू और डी माइनस वन की पावर थ्री आ रही है। आपको पता है कि ये ई की पावर ए एक्स टाइप का है और ए इक्वल टू क्या है, वन है। जैसे ही ए इक्वल्स टू वन रखेंगे तो इस फैक्टर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला फैक्टर क्या बना देगा, जीरो बना देगा। आपको साफ साफ दिख रहा है। तो वन अपॉन डी माइनस वन का क्यूब और डी प्लस टू ई की पावर एक्स। तो मैंने बताया ना, जिस पे जीरो नहीं बनाता उसको तो डायरेक्ट पुट कर दो, जो जीरो बनाता उसको अलग से लिख लो। तो अपन जैसे ही यहाँ पे डी के लिए वन पुट करेंगे तो वन अपॉन थ्री और वन अपॉन डी माइनस वन का क्यूब ई की पावर एक्स बचेगा। अब ये देखो तीन पावर से जीरो बना रहा है तो वन अपॉन थ्री एक्स की पावर आर तीन बार आएगा, ई की पावर एक्स एज इट इज अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री कितना होता है, 6 इंटू 18। तो इसका जो पी आई निकल के आ रहा है वो कितना आ गया, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन 18। तो एक ही एग्जाम्पल में जो अपन ने पीछे पढ़ा वो पूरा कवर हो गया। तो वाई इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी आई। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन ई की पावर माइनस का 2x प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और साथ में प्लस आ जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन 18। ये क्या बन गया, इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको पी आई बहुत सिंपल दिख रहा हो तो क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में कई बार क्या होगा, कई ऑप्शन में सी एफ सब में सेम दे रखा होगा, सिर्फ पी आई डिफरेंट होगा। कई में पी आई डिफरेंट होगा, सी एफ सेम होगा, कई में पी आई सेम होगा, सी एफ डिफरेंट होगा। तो आपको एक चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं। सपोज दैट आपने सी एफ निकाला और ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि पी आई तो सब में सेम है और सी एफ डिफरेंट डिफरेंट है, और आपका सी एफ एक ऑप्शन के साथ ही मैच कर रहा है तो उस ऑप्शन को करेक्ट कर दो। तो ओडी में हमेशा आपको ऑप्शन के साथ खेलना है, ऑप्शन के साथ जरूर खेलना है, क्योंकि ऑप्शन से ही आपका काम हो रहा है। तो आपको टाइम, क्योंकि वरना तो पूरी देखो मेथड से सोल्व करते हैं तो पहले सी एफ निकालो फिर पी आई निकालो, तो पूरा काम करना पड़ेगा। बट आपको ऑप्शन ऐसे दिख रहा है कि पी आई को आपको आइडिया लग रहा है कि पी आई तो सब में सेम ही आ रहा है, या आपको सी एफ का आइडिया लग रहा है तो आप सी एफ निकालो ही, मतलब डायरेक्ट पी आई निकालो। जहाँ कहीं सी एफ का यूज़ हो रहा है तो वो ऑप्शन से देख लो। तो ऑप्शन पे जरूर जाना है आपको, जब भी ओडी का क्वेश्चन आए आप ऑप्शन पे जरूर जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले वही सी एफ निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या बनेगा, एम माइनस वन का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, एम की वैल्यू 1 1, यहाँ से एम की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आइटा, पर रिपीट करेगी प्लस माइनस आइटा। तो उसके पास, क्योंकि अब देखो टोटल डिग्री कितनी 6 बन गई, तो उसके 6 रूट आएंगे, सॉरी बिल्कुल 6 रूट आएंगे, क्योंकि 4 ये रहे 2 ये रहे, 6 रूट आएंगे, 6 डिग्री बनेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 डिग्री बन गई। तो अब इसका सी एफ निकला, सी एफ भी बहुत बड़ा बनेगा, पी आई तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है आपको,
उसका जो सी एफ लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे C1, देखो ये भी रिपीट कर रहा है तो C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर एक्स। अब आगे वाले मैंने ई की पावर अल्फा लिखते हैं तो अल्फा की वैल्यू 0, ये भी सब रिपीट कर रहे हैं तो प्लस ई की पावर 0x C3 प्लस C4x कोस बीटा एक्स यानी कि कोस एक्स प्लस C5 प्लस C6 इंटू एक्स और साइन बीटा एक्स यानी कि साइन एक्स, ये पूरा बन जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसका जो सी एफ आ रहा है वो बनेगा C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू कोस एक्स प्लस C5 प्लस C6x इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये काम हो गया। ये तो आपने क्या लिख दिया, सी एफ लिख दिया। अब इसका क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे। सी एफ तो आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब पी आई, तो पी आई क्या बनेगा अपना 1/d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स। और इसको आप ई की पावर ए एक्स के साथ कंपेयर करते हो तो आपकी ए की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। आपको पता है कि ए इक्वल टू 1 यहाँ पे रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ से आ रही है। तो दिक्कत यहाँ से आ रही है तो भैया जहाँ से दिक्कत आ रही है वहीं से सोल्व कर लो। तो पी आई विच इज इक्वल्स टू 1/d² प्लस यानी कि 1² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, और 1/d-1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये क्या बनेगा 2 दूनी 4 बन जाएगा तो यानी कि 1/4 और इसकी पावर 2 आ रही है तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 तो विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन 8 आ जाएगा। बस ये बन गया। तो जनरल सोल्यूशन वाई इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे सी एफ प्लस पी आई विच इज इक्वल टू जो पीछे वाला बड़े वाला पार्ट इसको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ सी एफ प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई 8, ये इसका सोल्यूशन आ गया। सो आई होप आपको कि ये जो ट्रिक है वो लगानी समझ में आ रही होगी, कैसे अपन एक्स की पावर आर ई की पावर ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल आर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपका जिस फैक्टर से 0 बन रहा है उसी को लिख रहे हैं, बाकी साई ये डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो देखो आपको पता है कि इस फैक्टर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस फैक्टर से कोई 0 नहीं बन रहा तो इसको अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसी प्रकार से पिछले वाले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। d³ प्लस 1y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो पहली बात तो आपको निकालना है सी एफ यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या बनेगी m³ प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपको पता है कि m³ प्लस 1 इक्वल टू 0 अपन क्या लिख सकते हैं m प्लस 1 सॉरी m प्लस 1 m इक्वल -1 उसका सोल्यूशन आएगा, और m स्क्वायर माइनस का m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है -1 और 1 प्लस -√3 आइटा बाई 2। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा c1 ई की पावर माइनस का एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 c2 कोस √3x बाई 2 प्लस c3 साइन √3x बाई 2। ये इसका क्या बन जाएगा, ये ऐसा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया, क्योंकि 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट आ गए c1 c2 c3, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे पी आई निकालेंगे। तो पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/d³ प्लस 1 और ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको खोलना आता है तो क्या बनेगा 1/d³ प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 1। सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तीनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/d³ प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 1/d³ प्लस 1 2 ई की पावर एक्स प्लस 1/d³ प्लस 1 ई की पावर 0x पुट कर देता हूँ मैं, क्योंकि 1 है तो ई की पावर 0x पुट कर सकते हैं। जैसे आप डी की जगह 2 पुट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, डी की जगह 1 पुट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, डी की जगह 0 पुट करते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा ई की पावर 2x, डी की जगह अपन क्या पुट करेंगे 2 तो 8 1 9 प्लस डी की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 ई की पावर एक्स बाई 1 पुट करना है तो 1 और 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी की जगह 0 पुट करना है तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा ई की पावर 2x बाई 9 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो जो जनरल सोल्यूशन वाई इक्वल टू क्या आएगा सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ आपको पता ही है, पी आई आपको पता ही, दोनों लिख दो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा इक्वेशन के रूट निकाले, d³ प्लस 1 है, इसको पता है कि आपको डी की जगह 1 पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, 2 पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, तीनों को सेपरेट कर लिया। ये एग्जाम्पल इसीलिए कराया कि आप इसको ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ये चीज़ बताने के लिए ही एग्जाम्पल कराया गया है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन इसको ऐसे सोल्व करें। तो सारे एग्जाम्पल इसी टाइप से ही सोल्व होंगे, जहाँ पे ई की पावर एक्स टाइप का अगर आपको आ रहा हो और सी एफ पी आई निकालना हो तो अपन इसको ऐसे ही सोल्व करते हुए काम आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें ही हैं, हमने एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखे हैं। अब एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ जो कि थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, d² माइनस का 1 y इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो,
एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का वन, तो अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है साहब। कोस हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिख सकते हो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बताया था, वन अपॉन अगर कोस हाइपरबोलिक ए एक्स टाइप का है और वन अपॉन एफ डी स्क्वायर है, तो आप डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट करते हो तो डायरेक्ट पुट करने पे जीरो बन रहा है, वन माइनस वन जीरो बन रहा है, तो अपन ये फंडा नहीं लगा सकते। तो अपन को पी आई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन विच इज इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, जैसे मैंने पीछे बताया आपको ये वाला कि वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स एफ ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का वन है और कोस हाइपरबोलिक एक्स है ए की वैल्यू वन है, तो वन माइनस वन जीरो बना रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन नहीं लगा सकते डायरेक्ट। तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो अपन क्या करेंगे कोस हाइपरबोलिक एक्स को क्या लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन अपॉन टू तो बाहर ले लो, वन अपॉन टू डी स्क्वायर माइनस वन को वन क्या लिख सकते हो डी माइनस वन डी प्लस वन और ई की पावर एक्स लिख दिया प्लस वन बाई टू वन अपॉन डी माइनस वन डी प्लस वन और ई की पावर माइनस एक्स पुट कर दिया। अब ये ई की पावर एक्स है इस फैक्टर से जीरो बनाएगा, ये की पावर माइनस एक्स है इस फैक्टर से जीरो बनाएगा, जिसे जीरो बना रहा है उसको उस मेथड से लिख दो, जिसको जीरो नहीं बना रहा है उसको उस मेथड से लिख दो। जैसे आप डी इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वन प्लस वन टू जाएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई फोर, अगले पेज पे लिख देता हूँ वन बाई फोर वन अपॉन डी माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस वन बाई टू। अब आपको पता है कि डी की जगह माइनस वन पुट करने पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो ये बन जाएगा माइनस का टू, यानी कि वन अपॉन माइनस का टू वन अपॉन डी प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर। अब देखो एक पावर जीरो बन रहा है तो एक्स ई की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस का वन अपॉन फोर, इससे एक पावर से जीरो बना रहे हैं तो एक पावर जीरो तो एक पावर से लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का वन अपॉन फोर एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन, तो यानी कि आपके पास बन जाएगा एक्स ई की पावर एक्स अपॉन फोर माइनस का एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन फोर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप एक्स बाई टू कॉमन ले लो, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू बन गया, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू, और ये क्या बन गया साइन हाइपरबोलिक एक्स बन गया, तो विच इज इक्वल्स टू क्या है ये पी आई है। जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो सी एफ आपको पहले से पता है कि सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये जो पी आई है वो डिपेंड करता है कि आपका एफ डी कैसा है और क्यू कैसा है, दोनों पे डिपेंड करता है। सी एफ हमेशा आपका किस पे डिपेंड करता है, सी एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ अपन एफ डी को चेक करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे सी एफ पी आई ई की पावर ए एक्स टाइप का फंक्शन उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो जितना भी अपने पढ़ा है ना उस टाइप के क्वेश्चन आपके बीएससी की बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जहाँ कहीं भी आपको दिखे आप सोल्व कर सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में जो क्यू की फॉर्म है वो ई की पावर ए एक्स के साथ साथ पोलिनोमियल टाइप की, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टाइप की, लॉगरिथम फंक्शन टाइप की, पोलिनोमियल टाइप की होगी, उसको अपन देखेंगे। तो आगे करते हुए अपन 2-3 क्लासेस में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये सी एफ कैसे निकालते हैं और पी ए निकालने का जो अपन एक मेथड देखा है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics पे पूछ सकते हैं, और इसकी पीपीटी है वो आपको मैंने पहले बताया था कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू।